हेलो गाइस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में आप सब में पढ़ा था कि अरमान ने रंजन राणा को कैसे मौत दी। अब आगे गाड़ियों का काफिला अक्षरधाम मंदिर की तरफ निकल चुका था। करीब आधे घंटे के बाद लोग जयपुर के सबसे बड़े मंदिर अक्षरधाम मंदिर पहुंच चुके थे। सभी लोग अपनी अपनी कार से बाहर निकल गए। बॉडीगार्ड ने पूरी राठौड़ फैमिली को अच्छे से कवर किया। अनन्या और आरजू अरमान से काफी दूरी पर खड़े थे। उन दोनों को अभी भी अरमान से बेहद डर लग रहा था। सब लोग मंदिर के अंदर चले गए। आज मंदिर पूरी तरह से खाली था क्योंकि कबीर जी ने पहले ही मंदिर में इन्फॉर्म कर दिया था और राठौड़ फैमिली एशिया की सबसे अमीर फैमिली होने के कारण उन पर बहुत ज्यादा खतरा होता था। इस वजह से वह लोग वहां पर आम नागरिकों को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए आज मंदिर में सबको आने के लिए मना कर दिया गया। जो भी लोग मंदिर में आने की कोशिश करते हैं उन्हें आधे रास्ते से ही वापस भेज दिया जाता। सब लोग मंदिर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। पंडित जी वहां पर पहले से ही हवन जला चुके थे। पूरी राठौड़ फैमिली हवन के इर्द गिर्द बैठ चुकी थी, शिवाय अरमान के। अरमान बस एक तक वह लगी फोटो को देख रहा था जिसमें एक लड़की की बहुत ही खूबसूरत सी फोटो थी। उस फोटो में उस लड़की के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी और वह लड़की पाउट बनाकर खड़ी थी। उसने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहन रखा था। ये कोई और नहीं भैरवी राठौर थी। इधर हवन चल रहा था और अरमान अपने अतीत की यादों में चला गया। फ्लैशबैक 5 साल पहले जब अरमान 5 साल का था और उसके साथ उसकी मां का व्यवहार काफी बुरा था। उसके बाद अरमान की जब कंडीशन खराब हो गई थी तब अशोक जी और सीता जी को आरती के व्यवहार के बारे में पता चला था। उसके बाद उन लोगों ने जितना हो सके अरमान की दूरी आरती से बढ़ा दी थी। पर अरमान का मासूम दिल तो पूरी तरह से टूट चुका था। अरमान किसी से बात नहीं करता था, गुमसुम सा अपने रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ करता रहता था, जिस वजह से वह 5 साल की उम्र में काफी कुछ सीख चुका था। सिवाय लोगों से बात करना, अरमान दिन में सिर्फ 1 या 2 शब्द ही बोलता था, वह भी सिर्फ आहिल के साथ। अरमान की ऐसी हालत देखकर कबीर जी भी लंदन से वापस आ गए थे और उन्होंने वापस ना जाने का फैसला भी ले लिया था, पर अरमान उनसे भी कोई बात नहीं करता था। सब काफी परेशान थे अरमान के इस व्यवहार के कारण। तभी सीता जी ने अशोक जी से कहा, कबीर के पापा आज गुड़िया आने वाली है। ये सुनना ही था कि अशोक जी खुशी से कहने लगे, सच में? पर गुड़िया ने हमें तो बताया ही नहीं। इस पर सीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अशोक जी ने सीता जी पर गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा, तो फिर आपने हमारी गुड़िया का सरप्राइज क्यों खराब कर दिया? सीता जी ने थोड़ी उदासी से कहा, क्योंकि आप अरमान को लेकर काफी दिनों से परेशान थे, इसलिए हमने सोचा कि गुड़िया के आने की खबर सुनने के बाद शायद आप थोड़ी देर के लिए ही सही खुश तो हो जाएंगे। हम जानते हैं कि अरमान की कंडीशन की वजह से आप रात रात भर सोया नहीं करते, पर ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें भी अपने पोते की बहुत चिंता है और हम इसका हल जल्दी ही ढूंढ लेंगे। इससे पहले कि उन दोनों की बात आगे बढ़ती, उन्हें डोरबेल की आवाज सुनाई दी। अभी करीब शाम के 6 बजे बज चुके थे। सभी ऑफिस से वापस आ चुके थे। सीता जी ने अशोक जी की तरफ देखते हुए कहा, इस समय कौन आ सकता है? अशोक जी ने कंधे उचकाते हुए कहा, हमें क्या पता। उन्होंने रामू से दरवाजा खोलने के लिए कहा। रामू ने जब दरवाजा खोला तो देखा सामने कोई नहीं था। रामू दरवाजा वापस बंद करने ही वाला था, कितने में है एकदम बूम टक्कर टक्कर की आवाज के साथ एक गुब्बारा रामू के कान के पास छोटा। रामू हड़बड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। सीता जी और अशोक जी की नजर भी दरवाजे की तरफ ही थी। जैसे ही उन्होंने यह नजारा देखा, उन दोनों की आंखें छोटी हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि यह काम किसका हो सकता है। यह कोई और नहीं, उनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी भैरवी थी, जो आज करीब 10 सालों बाद लंदन से वापस इंडिया आ रही थी। सीता जी और अशोक जी ने बचपन में ही भैरवी को लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया था, क्योंकि उनकी बेटी बहुत मासूम थी।
जिस वजह से हमेशा दुश्मनों का खतरा उस पर बना रहता था। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को खुद से दूर रखने का डिसीजन लिया। जब भी किसी को भैरवी से मिलना होता था सब लोग लंदन जाकर मिल लिया करते थे, पर अभी को वापस आने की इजाजत नहीं थी। भैरवी एक हफ्ते पहले ही 18 साल की हो चुकी थी, इस वजह से उसने काफी रिक्वेस्ट करने के बाद इंडिया आने की परमिशन अपने माँ पापा से मांगी और आखिर में उन्होंने भैरवी के जिद के आगे अपने घुटने टेक दिए और उसे इंडिया आने की परमिशन दी। पर उनकी यह नन्ही शैतान उन्हें बिना पता चले एक हफ्ते पहले ही इंडिया वापस आ गई। भैरवी मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। उसने ब्लॉक जीन्स विद वाइट शर्ट पहनी हुई थी और वह काफी क्यूट लग रही थी। उसने बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था, एक क्यूट परफेक्ट टीनेजर लग रही थी। वह दौड़कर सीता जी और अशोक जी के पास आई और कसकर उन दोनों के गले लग गई। इस वक्त उन तीनों की आंखें नम थी। भैरवी ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहा, माँ पापा देखो मैं आ गई। इतना कहकर मैं दोनों के गाल पर एक एक किस करती और खिलखिलाते हुए कहने लगी, मैंने आप सबको देखा कैसे सरप्राइज कर दिया, आखिर मैं हूँ ही बेस्ट, आई एम द भैरवी राठौड़। सीता जी ने भैरवी का कान खींचते हुए कहा, शैतान लड़की, तू तो एक हफ्ते बाद आने वाली थी और तू एक हफ्ते पहले ही कैसे आ गई। भैरवी ने अपना कान छुड़ाते हुए कहा, मम्मा ऐसा मत करो वरना मेरे काम बड़े हो जाएंगे हाथी जैसे, फिर मैं क्यूट कैसे लगूंगी। इतना कहकर उसने अपना मुंह का पाउट बनाकर सीता जी की तरफ देखा। अशोक जी ने प्यार से भैरवी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा। भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, एकदम फर्स्ट क्लास। उन सब ने मिलकर ऐसी कुछ देर तक बातें की, तभी ऊपर अपने रूम से ओम और कबीर नीचे आ रहे थे। उन्हें देखते ही भैरवी सोफे के पीछे जाकर छुप गई और सीता जी और अशोक जी से चुप रहने को कहा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि भैरवी ऐसा क्यों कह रही है। उतने में ही उनकी नज़र सामने से आ रहे ओम और कबीर पर पड़ी। वह बात अच्छे से समझ गए क्योंकि वह जानते थे कि उनकी शैतान बेटी बिना अपने भाइयों को परेशान किए बिना तो मानने से रही, इसलिए वह चुपचाप कबीर और ओम की तरफ देखने लगे। ओम और कबीर उस वक्त ओम करीब 29 साल और कबीर 27 साल, इन दोनों की उम्र थी। मनन 25 साल और सबसे छोटी भैरवी 18 साल। वो दोनों चलकर सीता जी और अशोक जी के पास आ गए। उन्होंने उनसे पूछा, क्या हुआ। सीता जी और अशोक जी ने दोनों से कुछ नहीं कहा। इससे पहले कि वह दोनों कुछ कहते पीछे से भैरवी निकलकर आई और दोनों के कान में जोर से चिल्लाए, हाय गाइज। अचानक से आवाज सुनकर दोनों हड़बड़ा गया। जैसे ही दोनों ने पीछे पलटकर देखा कि उनकी प्यारी बहन है, दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई तो उन्होंने झट से उसे गले लगा लिया। भैरवी दोनों के गले में बाहें डालकर लटक गई और झूलने लगी। यह उसकी बचपन की आदत थी जो अभी तक नहीं गई थी। बचपन से तीनों भाइयों के प्रोडक्शन में भैरवी पली बड़ी थी और घर की इकलौती बेटी होने के कारण वह काफी नाजों से पली बड़ी थी, इसलिए वह शैतान भी बहुत ज्यादा थी। सबने मिलकर शाम तक ऐसी ही बातें की। अब तक साक्षी, आरती, ममता भी नीचे आ चुके थे। सब भैरवी से अच्छे से बात कर रहे थे, पर भैरवी सबके साथ कोई ना कोई शैतानियां करके उन्हें परेशान कर रही थी। पर सीता जी के डर से भैरवी को कोई कुछ नहीं कह सकता था। भैरवी सिर्फ आरती को इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि आरती ने अरमान के साथ क्या किया है। इस वजह से भैरवी को आरती जरा भी पसंद नहीं थी। हालांकि आरती की मुलाकात भैरवी से सिर्फ एक ही बार हुई थी, जब शादी के बाद कबीर आरती को लेकर लंदन गया था। तब उसके बाद हमेशा फोन पर ही बातें होती थी। शाम को डिनर के टाइम पर सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे सिवाय अरमान के। भैरवी अपने छोटे भतीजे भती और जियो के साथ बहुत ज्यादा मस्ती कर रही थी। उसकी गोद में आरजू बैठी हुई थी और दोनों के मुंह में एक एक चॉकलेट थी। दोनों चॉकलेट खा कम और मुंह पर लगा ज्यादा रहे थे। उन दोनों की तरफ देखते हुए सीता जी ने हंसते हुए कहा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आरजू छोटी है या आप। उस वक्त आरजू सिर्फ 1 साल की थी।
सीता जी की इस बात पर भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी तो आरजू ही है पर क्यूट हम हैं सबसे ज्यादा है ना आरजू। इतना कहकर उसने आरजू के गालों पर एक किस कर दो। आरजू तो इतनी छोटी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह चुपचाप अपना चॉकलेट चूस रही थी। भैरवी ने अभी तक अरमान को नहीं देखा था, हालांकि उसने कई बार सबसे पूछा पर सबने सिर्फ यही कहा कि अरमान को लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है, इसलिए वह दिन भर अपने कमरे में ही रहता है। कुछ समय बाद सबने अपना डिनर खत्म किया। एक नौकर अरमान का डिनर लेकर उसके रूम में जा रहा था। भैरवी ने सीता जी से कहा, मैं ऊपर क्यों लेकर जा रहा है? सीता जी ने कहा, बेटा अरमान हमारे साथ खाना खाने नीचे आता ही नहीं। हमने कितनी बार उसे समझाया पर अब तो किसी की बात नहीं सुनता। सीता जी की बात सुनकर भैरवी ने एक गहरी सांस ली और नौकर के हाथ से खाने की प्लेट लेते हुए कहा, यह आप हमें दीजिए, हम लेकर आते हैं, हमें भी तो अपने क्यूट से भतीजे से मिलना है। सीता जी ने भैरवी को रोकते हुए कहा, बेटा आप मत जाओ, अरमान बहुत गुस्सा करता है। अरमान के सारे काम सिर्फ रामू ही करता है, आप रामू को जाने दो। भैरवी ने एटीट्यूड के साथ कहा, माँ मैं जाऊंगी, मुझे भी देखना है मेरा भतीजा कैसे अपनी क्यूट से बुआ के आगे नहीं पिघलता। आखिर में हुई इतनी क्यूट, कोई मुझसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। इतना कहकर भैरवी ने जबरदस्ती राम के हाथ से खाने की प्लेट लगी रूम के बाहर पहुंचकर भैरवी ने दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखा, अरमान स्टडी टेबल पर बैठकर लैपटॉप में कुछ कर रहा था। अरमान का ध्यान भले ही लैपटॉप पर था पर वो ये बात अच्छे से समझ गया था कि किसी ने उसके रूम का डोर ओपन किया है। अरमान ने अपनी सख्त आवाज में कहा, अंदर रख दो और जाओ। भैरवी ने खुद से कहा, हाँ इसके पीछे भी आंखें, कोई बात नहीं, हम भी आपकी बुआ है, आप कैसे हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे, हम भी देखते। इतना कहकर भैरवी रूम के अंदर आ गई। अरमान ने देखा कि अभी तक उसके रूम से रामू नहीं गया तो उसने पीछे पलटकर देखा, अपने रूम में रामू के अलावा किसी और को देखकर अरमान गुस्से से चिल्लाया, कौन हो तुम और क्यों हमारे रूम में आई हो? अरमान के इस तरह चिल्लाने से भैरवी थोड़ी हड़बड़ा गई पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरमान क्या तुम मुझे नहीं जानते क्या? भैया ने तुम्हें मेरी फोटो भी नहीं दिखाई, मैं तुम्हारी प्यारी सी क्यूट श्री इकलौती बुआ। अरमान घुरकर भैरवी की तरफ देखा और कहा, तो मैं क्या करूं? अरमान की बात सुनकर भैरवी ने गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा, हम रूड? अरमान तुम इतनी प्यारी लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अरमान ने कहा, मुझे तो यह कोई प्यारी लड़की नहीं दिख रही। अरमान की इस बात पर भैरवी ने कहा, ये देखो तुम्हारे सामने इतनी प्यारी क्यूट सी लड़की खड़ी हो है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सामने कोई क्यूट सी लड़की खड़ी ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा खड़ास हो गंदे बच्चे। अरमान ने कहा, हो गई आपकी बकवास, अब जाइए यहाँ से। भैरवी ने चढ़ते हुए कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर उसने टेबल पर अरमान के लिए लाया हुआ खाना रखा और अरमान के बेड पर जाकर बैठ गई। अरमान ने घूरकर भैरवी की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना डिनर करने लगा। अरमान चुपचाप अपना डिनर कर रहा था और भैरवी उसे उठपटांग सवाल पूछकर पकाया जा रही थी। अरमान के गुस्से की वजह से घर में कोई उससे बातें करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और पिछले 1 घंटे से वह भैरवी लगातार कुछ ना कुछ बोलकर अरमान को पका रही थी। अरमान के गुस्से की सीमा अब हद पार कर चुकी थी। अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, आप यहाँ से जाएं, मुझे पागल नहीं होना। कितना बोलती है आप? अरमान के इस बात पर वह भैरवी ने मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ देखकर कहा, इसलिए मैं इतना ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं अपना एंटरटेनमेंट कैसे करूँ, इसलिए मैं अकेली ही बात कर रही हूँ। अरमान अब भैरवी को और झेल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने आवाज में थोड़ी नरमी लाकर खुद को लाचार महसूस कराकर कहा, आप कितना बोलती है, मेरा सर दर्द कर रहा है, प्लीज यहाँ से जाइए।
भैरवी ने अपनी आंखें गोल मटकाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों कह रहे हो अरमान, मैं तो तुमसे बात करने आई थी, आखिर तुम अपनी बुआ से पहली बार मिल रहे हो और फिर भी इतना सूखा सूखा रिस्पांस, नॉट गुड। इतना कहकर भैरवी अपनी जगह से खड़ी हुई और अरमान की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि अरमान कुछ कहता है, भैरवी ने उसे कसकर हग कर लिया। अरमान ने कुछ देर तक भैरवी को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर बाद में उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। उसने भी भैरवी को हक कर लिया। अरमान चाहे खुद को कितना ही कठोर क्यों ना दिखाएं, आखिर वह था तो एक बच्चा ही। बचपन से माँ का प्यार न मिलने की वजह से अरमान ऐसा हो चुका था। हालांकि कबीर जी अरमान से बेहद प्यार करते थे, पर ज्यादातर अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहने की वजह से वह भी अरमान से काफी दूर हो चुके थे। काफी देर तक भैरवी अरमान को गले लगा कर रही, क्योंकि नीचे सीता जी ने अरमान के बारे में सब कुछ बता दिया था। भले ही भैरवी इतने साल अपने परिवार से दूर थी, फिर भी उसे परिवार का प्यार मिलने में कोई कमी नहीं रही थी, और अरमान परिवार के साथ रहकर भी इतना कुछ कहा, ये सोच सोच कर भैरवी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सीता जी से कहा कि मैं अरमान को उसके दुख से निकलने में पक्का मदद करूंगी, माँ आप चिंता मत कीजिए, अरमान फिर से पहले की तरह हंसने खेलने लगेगा, देखना। इतना कहकर भैरवी ऊपर रूम में आ गई थी। जब भैरवी अरमान से अलग हुई तो उसने देखा अरमान की आंखें थोड़ी सी नम है। उसने अरमान की आंखों को अपने हाथों से पूछते हुए कहा है, हैंडसम बॉय वाई आर यू क्राइंग, अगर तुम रोगे तो तुम और भी ज्यादा क्यूट लगोगे, फिर मैं तुम्हें किस कर दूंगी और तुम मुझ पर और ज्यादा गुस्सा करोगे। इससे पहले कि अरमान भैरवी को और कुछ कहता, भैरवी झट से रूम से भाग गई। अरमान ने एक गहरी सांस ली और खुद से का, शो इरिटेटिंग, कितना बोलती है, पागल करके छोड़ दिया मुझे। आज तक अरमान को इतना परेशान किसी ने नहीं किया था, और आज अरमान ने जितनी बात भैरवी से की थी शायद पिछले 1 साल में कुल मिलाकर भी नहीं की थी। इस बात से अरमान खुद अनजान था। भैरवी जब नीचे मुस्कुराते हुए आई तब सब उसे देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान के रूम से आने के बाद भी भैरवी मुस्कुरा रही है। भैरवी को मुस्कुराता देख सीता जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, अरमान ने कुछ कहा आपसे? भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यही कहा कि मैं बहुत बोलती हूँ, इरिटेटिंग हूँ बहुत कुछ। इस बात पर सीता जी ने मायूसी से कहा, बेटा हमने पहले ही कहा था कि अरमान गुस्सा हो जाएगा, पर आप ही हमारी बात नहीं मानी। इस पर भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको ये सुनाई दिया कि अरमान ने मुझ पर गुस्सा किया, पर यह सुनाई नहीं दिया कि अरमान के साथ में पिछले 1 घंटे से झगड़ कर आ रही हूँ। मतलब अरमान पिछले 1 घंटे से मेरे साथ बात कर रहा है, और जिस हिसाब से आपने मुझसे कहा था कि अरमान दिन में 2 या 3 बार हाँ या ना में सिर्फ जवाब देता है, उस हिसाब से ये तो अच्छी बात है ना कि अरमान इतनी देर तक बात करता रहा। भैरवी की बात सुनकर सीताजी की भी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने वह भैरवी से कहा, तुम सच कह रही हो? भैरवी ने सीता जी के कंधों को पकड़कर कहा, हाँ माँ मैं सच कह रही हूँ, और आई प्रॉमिस में अरमान को फिर से एक क्यूट से बच्चे में बदल दूंगी। वैसे माँ सच में अरमान है बहुत हैंडसम, देखना बड़ा होकर और भी ज्यादा हैंडसम बनेगा, एकदम मेरी नावेल की कहानियों की तरह, क्रूल डेविल किंग। सीता जी ने हल्के से भैरवी के सर पर चपत लगाते हुए कहा, तू और तेरी यह नोबेल की कहानियां एक दिन मुझे पागल करके छोड़ेगी। इस पर भैरवी ने शायराना अंदाज में कहा, माँ चाहे कुछ भी हो जाए, नोबेल की कहानियों की बुराई नहीं कर सकती, मेरे जीने का सहारा है उनके बिना। आप ही बताओ, सीता जी ने हंसते हुए कहा, जब तू घर में नहीं थी तब इतने सारे बच्चे होने के बाद भी लगता था कि यह घर सूना सूना है, पर जब से तू आई है ऐसा लग रहा है घर में जान आ गई है।
भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं हूँ ही इतनी प्यारी, क्यूट, मासूम, इंटेलिजेंट कि सब लोग मुझे प्यार किए बिना रह नहीं सकते। अगर आप मुझे बचपन में लंदन नहीं भेजती तो आपको यहाँ पर लोनली फील होता ही नहीं। मैंने कितना कहा मुझे मत भेजो, फिर भी आपने मुझे भेजा। इतना कहकर भैरवी ने मुंह फुलाते हुए सीता जी की तरफ देखा। सीता जी ने प्यार से भैरवी से कहा, तू तो जानती है ना बेटा कि हम कभी तुझे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, पर हालात ही हैं ऐसे थे। सीता जी को इमोशनल होता देख भैरवी ने झट से कहा, अब ये टीवी की तरह मेलोड्रामा शुरू करके रोना मत शुरू कर देना। एक तो मुझे मेरी नावेल पढ़ने में देर हो रही है और आप मुझे पका रही हो। इतना कहकर भैरवी अपने रूम की तरफ जाने लगी। पीछे से सीता जी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, क्या नौटंकी है। मेरी बेटी इतनी देर से खुद मुझे पका रही थी और अब मुझ पर ही सारा दोष मिल रही है। क्या होगा इस शैतान का। भैरवी ने पीछे पलटकर हंसते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, जो होगा मंजूरे खुदा होगा। हाय गाइस, तो कैसी लगी आपको भैरवी की कहानी। में 2 एपिसोड तक आप सब लोगों को भैरवी और अरमान की बॉन्डिंग कैसी थी इस बारे में बताऊंगी, उसके बाद पक्का लिख लाऊंगी। आज मैं सेकंड एपिसोड 2 घंटे बाद ही अपलोड कर रही हूँ। ओके, बाय 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 गाइस। तो आप लोगों को कैसी लगी भैरवी। मुझे तो काफी पसंद आई, मेरा तो दिल कर रहा है इसे फिर से जिंदा कर दूं। अगली सुबह राठौड़ मैंशन इन फ्लैशबैक। घर में सभी सोकर उठ चुके थे शिवाय भैरवी के। वो हाथी घोड़े बेचकर सो रही थी। सीता भैरवी को उठाने रूम में आई तो उन्होंने देखा भैरवी के दोनों पर बेड से लटक रहे हैं और वो लगभग आधी बेड पर और आधी जमीन पर सो रही है। उसकी चादर नीचे पड़ी हुई थी, कुशन भी इधर उधर पड़े हुए थे। उन्होंने खुद के सर पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, ये लड़की इतनी बड़ी हो गई फिर भी नहीं सुधरी, अभी भी राक्षसों की तरह सोती है। उन्होंने भैरवी को हिलाकर उठाने की कोशिश की तो भैरवी ने नींद में ही कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी, गंदी चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है भैरवी राठौर को हाथ लगाने की। तुम जानती नहीं मैं कितनी खतरनाक हूँ। इतना कहकर भैरवी नींद में ही हाथ पैर चलाने लगी। भैरवी के इस आदत के बारे में सीता जी बहुत अच्छे से जानती थी। वह नींद में ही कुछ अजीबोगरीब सपने देखकर इमेजिनेशन से सुबह उठाने वाले इंसान को ऐसे ही परेशान करती थी। सीता जी ने साइड के टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और पूरा भैरवी के ऊपर उड़ेल दिया। भैरवी हड़बड़ा कर उठते हुए कहने लगी, माँ बचाओ, गंदी चुड़ैल, मुझे नदी में डुबो दिया, माँ बचाओ बचाओ, भैरवी चिल्लाए जा रही थी। सीता जी ने भैरवी के चिल्लाने की वजह से अपने कानों पर हाथ रख कर कहा, हे भगवान, ये लड़की मुझे पागल कर कर छोड़ेगी। सीता जी की आवाज सुनकर भैरवी ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि वो अपने रूम में है। उसके सामने उसकी माँ अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर खड़ी है। उसने कहा था, आप यही हूँ, आप मुझे बचाने आ गए, आपको पता है उस गंदी चुड़ैल। सीता जी ने चिल्लाते हुए कहा, अभी भी नहीं सुधरी, कोई गल नहीं है, अब जल्दी से 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। इतना कहकर सीता जी बिना भैरवी की बात सुने कमरे से बाहर चली गई। सीता जी के जाने के बाद भैरवी ने खुद से कहा, ये भी भला कोई बात हुई, कोई कैसे मुझे सी प्यारी क्यूट सी बच्ची के साथ ऐसे बेरहमी से बात कर सकता है। हे भगवान, किसी को कदर ही नहीं है मेरी क्यूटनेस की। इतना कहकर भैरवी खुद में ही नौटंकी करने लगी। भैरवी एक जिंदादिल लड़की थी जो जीने और जीने दो में यकीन करती थी। उसे पैसे पानी से कोई मतलब नहीं था। वह अपने एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे उटपटांग हरकतें करती रहती थी। उसके फ्रेंड्स की जान थी भैरवी। कुछ देर बाद भैरवी नीचे उतरकर आई। उसने देखा ब्रेकफास्ट टेबल पर सब मौजूद है सिवाय अरमान के। उसने सीता जी की तरफ देखकर कहा, अरमान नहीं आया। सीता जी ने कहा, बेटा हमने कहा ना, अरमान हमारे साथ खाना खाने नहीं आता।
उनकी इस बात पर भैरवी के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आकर उसने कहा, आप रुको, मैं अरमान को लेकर आती हूँ। इतना कहकर बिना सीता जी की कोई बात सुने भैरवी दौड़ते हुए अरमान के रूम में आ गए। अरमान अपने रूम में टेबल पर बैठकर कुछ कर रहा था। भैरवी दबे पाँव रूम में आ गई, पर फिर भी अरमान को पता चल गया। उसने इस बार पीछे पलट कर देखा कि पीछे भैरवी है। उसने इरिटेटिंग तो उनमें कहा, अब आप यहाँ क्यों आ रही हैं? भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय माय क्यूट लिटिल अरमान, बुआ तुम्हें नीचे नाश्ते के लिए बुलाने आए हैं। अरमान ने शांत मगर बेहद ठंडे तरीके से कहा, मुझे किसी के साथ नाश्ता नहीं करना, मैं अपना नाश्ता यही कर लूंगा, तो आप अभी यहाँ से जाइए। पर भैरवी भी कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, ऐसे कैसे? पर मुझे तो अपने क्यूट लिटिल भतीजे के साथ नाश्ता करना है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। तुम अपनी क्यूटी पाई बुआ को मना नहीं कर सकते। अरमान ने कहा, मैंने एक बार कहा ना कि मैं नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। पर भैरवी भी कहाँ मानने वाली थी। वह ढीठ की तरह अरमान के बेड पर बैठ गई और फिर से उसे अपनी बातों से पकाने लगी। आखिर में करीब 1 घंटे बाद अरमान के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखकर अपने सर को दबाते हुए कहा, आप इतना बोलती है, जाइए यहाँ से वरना मैं सच में पागल हो जाऊंगा। भैरवी ने मासूमियत से कहा, अरमान तुम चिंता मत करो, मेरे बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर हैं, मैं उसके पास तो मैं लेकर जाऊंगी। अरमान ने भैरवी की तरफ देखा जैसे कह रहा हूँ, पागल खाने के डॉक्टर के पास जाने की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है। पर हमारे भैरवी कहाँ कुछ समझने वाली थी। उसने मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ देखते हुए कहा, देखा तुम्हारी बुआ के पास हर चीज का सलूशन है, तुम चिंता मत करो। बड़े होकर जब तुम ढेर सारी गर्लफ्रेंड बनाओगे, मैं उनके बारे में दूसरी को पता नहीं लगने दूंगी, तुम्हें अच्छी अच्छी सेटिंग कराऊंगी। अरमान ने लाचारगी से भैरवी तरफ देखकर कहा, प्लीज आप यहाँ से जाइए वरना मैं अपना सर पटक पटक कर फोड़ दूंगा। भैरवी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ में नीचे नाश्ता करने नहीं आओगे। मैंने कह दिया तो कह दिया। इतना कहकर भैरवी फिर से ढीठ की तरह अरमान के बेड पर बैठ गई। अरमान ने भैरवी को इग्नोर करने का सोचा और फिर से अपने काम में लग गया। भैरवी ने देखा कि अरमान उसे इग्नोर कर रहा है, तो उसने अरमान को परेशान करने के लिए अरमान के बुक सेल से उसकी सारी इम्पोर्टेंट किताबें निकाली। उसने देखा कि अरमान ने कई सारे पाए गन वेपन्स के ड्राइंग किए हुए हैं। उसे देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वह अरमान से क्या कहे, क्योंकि वह ड्राइंग देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह किसी 5 साल के बच्चे की है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रोफेशनल डिजाइनर ने बनाई होगी। भैरवी हैरानी से उन सभी ड्राइंगर्स को देख रही थी। भैरवी का मुंह पूरी ड्राइंग देखने के बाद खुला का खुला रह गया। भैरवी ने वह सब अपनी जगह पर वापस रख दी और अरमान की तरफ जाकर अरमान को कंधों से पकड़कर जन छोड़ते हुए कहा, अरमान मुझे सच सच बताओ, क्या तुम इंसान हो या कोई एलियन? हरकतें तो तुम्हारी एलियन जैसी है और यह ड्राइंग देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम इंसान नहीं हो। मुझे सच सच बताओ, तुम किस प्लेनेट से आए हो? भैरवी यह सब काफी सीरियसनेस के साथ अरमान से पूछ रही थी और अरमान उसकी बकवास से परेशान हो चुका था। अरमान ने अपने छोटे छोटे हाथों से भैरवी के हाथों को हटाने की कोशिश की, पर वो हटा नहीं पाया। आखिर में उसने इरिटेटेड आवाज में कहा, बुआ आप क्यों मुझे इतना परेशान कर रही है? आपकी वजह से मैं पक्का पागल हो जाऊंगा। प्लीज 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 मुझे परेशान करना बंद कीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, पर आप भी मुझे परेशान मत कीजिए। अरमान की बात सुनकर भैरवी के स्माइल विद हॉर्न्स पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अरमान से कहा, तुम सच कह रहे हो? मैं जॉब कहूंगी वो करोगे? अरमान ने अपना सर हाँ में हमें हिलाया, क्योंकि अब उसके पास भैरवी को झेलने की हिम्मत नहीं बची थी। भैरवी ने कहा, तो दोपहर का लंच हम साथ में करेंगे नीचे डाइनिंग टेबल पर। इतना कहकर भैरवी उछलते कूदते रूम से बाहर निकल गई। भैरवी के जाने के बाद अरमान ने एक गहरी सांस ली और खुद
को शांत कराया। भैरवी की हरकतें याद करके उसके फेस पर एक स्माइल लगाई। बुआ कितनी फनी है, ऐसा लगता है जैसे बुआ आरजू से भी छोटी है। अरमान को यह नहीं पता था कि शायद बचपन से लेकर आज तक वह पहली बार मुस्कुराया, पर यह सब भैरवी रूम के बाहर खड़ी होकर देख रही थी। अरमान को मुस्कुराता देख उसके फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, तुम्हारी इस स्माइल के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अपमान, ये प्रॉमिस है तुम्हारी क्यूटी पाई बुआ का, वह फिर से तुम्हें हंसना सिखाकर रहेंगे। इतना कहकर भैरवी नीचे चली गई। दोपहर को सब लोग लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। भैरवी अपने कुर्सी पर बैठकर लगातार सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। इससे पहले कि सब लंच शुरू करते उतने में ही उन्हें सीढ़ियों से अरमान नीचे आता दिखाई दिया। अरमान को देखकर सब हैरानी से भैरवी को देखते, तो कभी अरमान को, क्योंकि भैरवी ने थोड़ी देर पहले ही उन सब से कहा था कि आज अरमान उन सब के साथ खाना खाएगा। किसी को भी भैरवी की बातों पर यकीन नहीं हुआ और सबने भैरवी की बात को मजाक में लिया, पर अब जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अरमान को देखा तो उन्हें भैरवी की बात पर यकीन हो रहा था। अरमान आकर सीधा अशोक जी के सामने की दूसरी है चेयर पर बैठ गया। अरमान के नीचे आने से सबसे ज्यादा खुश सीता जी, अशोक जी, कबीर जी है। सीता जी ने मुस्कुराते हुए भैरवी की तरफ देखा। भैरवी ने बस पलकें झपका दी। अशोक जी ने सबसे लंच स्टार्ट करने को कहा। रोज जिस टेबल पर चहल पहल होती थी, सब एक दूसरे से बातें करते थे, आज वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। ये सिर्फ अरमान की वजह से था, क्योंकि अरमान को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। आरती जी भी नम आंखों से अरमान को देख रही थी। जब से अरमान को उनसे दूर रखा जा रहा था, तब से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे के साथ इतनी बहराम कैसे हो गई, पर अब वक्त उनके हाथों से निकल चुका था और चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर सकती थी। पर आज अरमान को डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठा देख उनकी आंखों में भी नमी तैर गई, पर उन्होंने यह बात सबसे छुपा दी। सबको ऐसे शांति से खाना खाते देख भैरवी तो हैरान नजरों से सबको देख रही थी। भैरवी ने उदास आवाज में कहा, ये सब आप लोग ऐसे चुप चुप क्यों हैं? मेरे गले से ऐसे खाना नहीं जाने वाला, प्लीज कुछ तो बोलो वरना मैं पागल हो जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती ऐसा। इतना कहकर फिर से भैरवी का मेलोड्रामा शुरू हो गया। उसकी हरकतें किसी पागल से कम नहीं थी। सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे और उसके साथ ओम, कबीर और मनन भी हंस रहे थे। वह जानते थे कि उनकी बहन कितनी बड़ी नौटंकी है। साक्षी और आरती भी हंस रहे थे। ममता का मुंह बन चुका था, पर उसने कुछ नहीं कहा। अरमान शांति से अपना लंच कर रहा था। वह इसलिए नीचे आया था कि वापस भैरवी उसे परेशान करने उसके रूम में न आ जाए। सब ने अपना लंच खत्म किया और अरमान चुपचाप कुर्सी से उठकर ऊपर चला गया। भले ही उसने किसी से कुछ बात ना की हो, पर फिर भी सब इसी बात से खुश थे कि अरमान आज सबके साथ बैठकर लंच किया। रात का वक्त, राठौड़ मेंशन। भैरवी दिन में कई बार अरमान के रूम में जाकर उसे परेशान कर चुकी थी और कहीं ना कहीं अरमान को भी भैरवी की बातें इफेक्ट कर रही थी। भैरवी की बच्चों जैसी हरकतें अरमान को हंसने पर मजबूर कर देती थी, पर अरमान अपनी हंसी छुपाकर रखना चाहता था, पर वह भैरवी की नजरों से नहीं छुपाई। भैरवी इसी बात से खुश थी कि अरमान कम से कम उसकी बातों की वजह से मुस्कुराना तो सीख गया। रात को सबके सो जाने के बाद भैरवी चुपके से अरमान के रूम में। अरमान इस वक्त गहरी नींद में था। भैरवी के हाथों में कुछ सामान था, कुछ लड़कियों के मेकअप का। उसने आज कुछ शैतानी करने का प्लान बनाया था। उसने धीरे से नाइट लैंप शुरू किया और अरमान के स्माइल विद हॉर्न्स पर कुछ करने लगी। सब कुछ होने के बाद भैरवी ने एक विनिंग स्माइल के साथ कहा, वेरी गुड भैरवी राठौर, बेस्ट है। उसने अरमान की तरफ देखा जो बेहद क्यूट लग रहा था। उसने अपनी लिपस्टिक अरमान के होठों पर लगा दे, अपने पाउडर से अरमान के चब्बी चीक्स को पिंक कर दिया। उसने अरमान के माथे पर एक बिंदी लगा दी और अरमान के बालों की दुख छोटी सी छुटियां बना दी, जैसे हम 5 साल के बच्चे की नहीं बनाते, सर के ऊपर छोटी सी वैसी।
भैरवी ने मुस्कुराते हुए अरमान के माथे पर किस की और कहा, बच्चे आपकी बुआ आपको फिर से जीना सिखा कर ही रहेगी, यह प्रॉमिस है आपकी बुआ का। इतना कहकर भैरवी अरमान के रूम से चली गई। अरमान इस वक्त गहरी नींद में था। तो क्या होगा जब अरमान की नींद खुलेगी और क्या भैरवी फिर से अरमान को जीना सिखा पाएगी? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर।